तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर वर्ग 10 के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वर्ग 10 भौतिकी यानी फिजिक्स, और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। अभी से लगभग हम 5 या 6 वीडियो बना चुके हैं वर्ग क्या बोलते हैं अध्याय 1 पर यानी चैप्टर 1 पर प्रकाश के परावर्तन पर। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। लेकिन अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू टॉपिक है जिसका नाम है पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या परिभाषा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पार्श्व परिवर्तन, जब अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो वह हर तरफ से हमारे ही समान लगता है, परंतु प्रतिबिंब का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं बदलता है, जिसे क्या बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या आप लोगों को हमारा बात समझ आया? नहीं आया कोई दिक्कत ना, फिर से सुनिए। लिखा हुआ है पार्श्व परिवर्तन, हम कहेंगे जब अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो वो क्या होता है, हर तरह से हमारे ही समान लगता है, लेकिन उसमें एक चीज होता है, दायां भाग बायां लगता है और बायां भाग दायां लगता है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। जैसे ही आप दर्पण में जाइएगा, अपना इमेज देखिएगा, ठीक है, जैसे मान लेते ये दर्पण है, ठीक है, जैसे ही हम अपना इमेज देखते हैं तो ये जो दायां हाथ ऊपर करेंगे तो उसमें लगता है बायां हाथ ऊपर करते हैं, ठीक है, और जैसे ही बायां हाथ ऊपर करते तो लगता है कि दायां हाथ ऊपर कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यही क्या है, पार्श्व परिवर्तन है। क्या है? पार्श्व परिवर्तन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में यहाँ पर देखिए, हम यदि आर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, सब कुछ रहेगा सेम लगेगा। समझ में क्या? लेकिन ऐसे देखिएगा तो ये उल्टा रहेगा। समझ में क्या? यही क्या है, पार्श्व परिवर्तन है। बताइए। देखिए यहाँ तक अभी हम पार्श्व परिवर्तन क्या होता है अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आगे हमें पढ़ना है दर्पण। नया टॉपिक क्या लिखा हुआ है, दर्पण। दर्पण होता क्या है, दर्पण किसको कहते हैं? सबसे फर्स्ट जान लीजिए, दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका हम 3 परिभाषा लिखे हैं। आपको जो लगे वो अपना याद रखेगा या ध्यान में रखेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण क्या होता है, तो लिखा हुआ है एक चमकदार सतह जो अपने आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, दर्पण कहलाते हैं। यानी एक ऐसा चमकदार सतह होता है, यानी होना चाहिए जो अपने पर आने वाली आपतित किरण को, मतलब जितना भी प्रकाश आएगा उस पर, आपतित किरण किसको कहते हैं वो पहले हम बता चुके हैं ना, कि दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को या किसी चिकना सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक चमकदार सतह जो अपने आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जो भी उस पर मतलब प्रकाश पड़ेगा चिकना सतह पर, वो अधिकांश भाग को परावर्तित कर देगा, तो उसको हम दर्पण कहेंगे। समझा क्या? वो भाषा नहीं समझ आया तो दूसरा भाषा देखिए लिखा हुआ है, वह चिकनी या चमकदार सतह, वह चिकना या चमकदार सतह जिसमें वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी वह चिकना या चमकदार सतह होना चाहिए जिसमें कोई भी वस्तु को उसके सामने रखेंगे तो उसका साफ साफ क्या दिखाई देना चाहिए, प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। प्रतिबिंब मतलब क्या बोलेंगे, उसका छाया या तो परछाई, प्रतिबिंब यानी उसका परछाई बोल सकते हैं या जो भी इमेज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक दिखाते हैं प्रयोग करके। देखिए हमारे पास एक दर्पण है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्कर को रखे, क्या देखिए इसका ये तो जो आगे से है वो आपको दिख रहा है किस में, आगे से ये हमारे हाथों में है, और वो जो पीछे से दिख रहा है ये किस में है, ये दर्पण में है। ठीक है, तो यही क्या है, इसका साफ साफ इमेज दिखाई दे रहा है ना।
देखिए तो क्या आप लोगों को समझ आ गया? हम क्या बोले, वह चिकना या चमकदार सतह, मतलब वह चिकना या चमकदार सतह होना चाहिए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे। जब हम दर्पण के सामने इस वस्तु को रखे थे तो इसका प्रतिबिंब मतलब इसका फोटो आप लोगों को इमेज अच्छे से दिख रहा था। यही जिसमें आप दिख रहा था वो क्या था? दर्पण था। समझ आ गया? तीसरा परिभाषा देखिए क्या बतलाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी चिकनी या चमकीली सतह, वैसा चिकना या चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। प्रकाश के परावर्तन के वैसा चिकनी या चमकदार सतह होना चाहिए जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करता हो? पालन करता हो। ठीक है। और तथा एक भाग रंगा हो, यानी जो दर्पण होता है उसमें एक भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है, तभी आप देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। यदि रंगा हुआ नहीं होगा तो इस पार से प्रकाश उस पार आसानी से जा सकता है, या आप इस पार से उस पार के भाग को देख सकते हैं। एक भाग क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया? तो वही क्या होगा? दर्पण होगा। फिर से एक बार सुनिए कि दर्पण क्या कहेंगे? कहेंगे वैसा चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो और एक भाग क्या हो? रंगा हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे एक हम आपको आकृति दिखाते हैं, कैसे बतलाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे मान लेते हैं ये एक कोई दर्पण है, ठीक है। इसका एक भाग रंगा होना चाहिए। देखिए एक भाग रंग दिए, ये एक तरफ चिकना है, दूसरे तरफ रंगा हुआ है, ठीक है। तो यही क्या है? दर्पण है। समझ में आ गया? अब आगे हम पढ़ने वाले हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए सबसे फर्स्ट में दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन होता है? तो फर्स्ट होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? सबसे फर्स्ट होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ में गया? तो चलिए हम इसको एक एक करके फिर से इसको हम मिटा करके क्या करते हैं आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तब बतलाइए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ में गया? तो अब हम पढ़ने वाले एक एक करके पहले पढ़ते हैं, मतलब प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समतल दर्पण क्या होता है, फिर गोलीय दर्पण क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। अच्छे से हम इसको लिख दिए हैं और इसको फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। अभी तो बताए थे ना, अब फिर से लिख करके आप लोगों को समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समझ आ गया? हम ये बतलाते दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब आगे हम पढ़ने वाले पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है समतल दर्पण, ठीक है। लिखा हुआ है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह मतलब चिकना सतह समतल होता है। समतल मतलब पूरा प्लेन होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जो आप घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। समझ आ गया? तो लिखा हुआ है समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, ठीक है, मतलब समतल हो, उन्हें क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अगर कोई वस्तु है समतल दर्पण में जितना मतलब समतल दर्पण से जितना दूरी पर है, जैसे में मान लेते हैं एक ये देख लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है। इसका मान लेते एक तरफ से हम रंग देते हैं, देख लीजिए ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसका एक भाग इधर से रंगा हुआ है। हम कोई भी वस्तु को यहाँ पर मान लेते हैं, इसको रख दिए, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के अंदर बनेगा। जितना दूरी पर है वस्तु दर्पण से उतना ही दूरी पर इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। समझ आ रहा है बात?
हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है, मतलब समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी अगर समतल दर्पण से ये वस्तु इतना दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में इतना ही दूरी पर बनेगा। समझ आ गया? तो इसीलिए कहा गया है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी किसके बराबर होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दर्पण में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं, हम क्या बतलाएंगे, समतल दर्पण में। समझ में गया क्या? अब आगे हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण का उपयोग, यानी समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समतल दर्पण का उपयोग। ये एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है, समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण का आकृति है, ठीक है, इसी तरह समतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए लीजिए आप लोगों को अब हम बतलाते हैं समतल दर्पण का उपयोग, यानी जो समतल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आपसे परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बता समतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को बतलाए, आपको पता रहेगा तभी तो बतलाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए चलिए कोई दिक्कत ना, हम बता देते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है चेहरा देखने में, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चेहरा देखने में। जो घर में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, पहला तो बतला देंगे चेहरा देखने में, ये सबसे ज्यादा बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे लिखा हुआ है दूसरा बतलाएंगे बाल काटते समय पीछे का भाग देखने के लिए। जब आप बाल कटवाते हैं तो उस समय आगे तो अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, लेकिन पीछे का जो भाग देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो कौन सा दर्पण लगा होता है, तो पीछे का भाग देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण का। लिखा हुआ है बाल काटते समय पीछे का भाग देखने के लिए, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो चेहरा देखने में, बाल काटते समय पीछे का भाग देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दुकान में ग्राहकों को सामान देखने के लिए। जब दुकान में जाइएगा, अक्सर आप लोग मेला में देखते होंगे जहां पर भुंजा बेचता होगा, टरबूट या कुछ बोलते हैं, वहां पर पीछे मतलब आगे से रखा हुआ रहता है एक शीशा, मतलब दर्पण लगाया हुआ रहता है, जिससे लगता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए हम क्या बतलाए आप लोगों को कि जैसे ही आप जाते होंगे अक्सर मेला में, तो वहां पर देखते होंगे कि एक दुकान होता है जहां पर भुंजा बेचा जाता है, ठीक है, या डलबुट जो भी बोलते हैं, वो आगे से टेबल पर रखा हुआ रहता है, उसके पीछे एक दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे हमको लगता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो, या तो कोई भी दुकान में देखे होंगे तो लिखा हुआ है दुकान में ग्राहकों को सामान देखने के लिए, वहां पर कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। समझ आ गया? आगे लिखा हुआ है पनडुब्बी या सैनिकों द्वारा ऊपर देखने के लिए इत्यादि, मतलब इतना, मतलब पनडुब्बी या सैनिकों द्वारा ऊपर देखने के लिए, मतलब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, पनडुब्बी जो समुद्र में अंदर रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारे जो भी पनडुब्बी रहते हैं, मतलब पानी के अंदर जाते कोई भी वस्तु को खोजने, समझ में गया। या तो सैनिक द्वारा, सैनिक क्या करते हैं, जो जल में जाते हैं वो ऊपर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, समझ में गया। तब जाकर के ऊपर के वो भाग को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इत्यादि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब इतने जगहों पर और अन्य जगह पर किया जाता है, लेकिन हम इतना ही इत्यादि करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, चेहरा देखने में, बाल काटते समय पीछे का भाग देखने के लिए, दुकान में ग्राहक को सामान देखने के लिए, उसके बाद पनडुब्बी या सैनिकों द्वारा ऊपर देखने के लिए, ये सभी में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समतल दर्पण का क्या विशेषता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। बतलाइए, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण की विशेषता, इसका क्या विशेषता है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी जो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब हम अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा फोटो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है।
आगे देखिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हुआ, जैसे आपका आकार जैसा होगा उसी तरह उसमें भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण का मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ आ गया। अब आगे देख लीजिए 3 नंबर में लिखा हुआ है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। जो भी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा। जैसे ही आप जाकर के उसको देखिएगा तो आप ही के जैसा सीधा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो पार्श्विक रूप से उल्टा रहता है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है वो हम पिछला वीडियो में बताए थे ना, नहीं पिछला वीडियो नहीं, इसी वीडियो में अभी सबसे पहले बतलाए है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो जब कोई भी वस्तु को यदि हम दर्पण में देखते हैं तो वो हर तरह से हमारे ही समान रहता है, लेकिन जब दायां भाग को देखते हैं तो बायां लगता है, बायां भाग को देखते हैं तो दायां लगता है, ठीक है। और ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो उसी तरह कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा तो सीधा होता है, लेकिन देख लीजिए इसे पार्श्विक विस्थापन यहाँ पर इससे नहीं होगा, कहेंगे समतल दर्पण में, कहेंगे इसमें यानी समतल दर्पण में यानी कहेंगे इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होती है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब आभासी होता है। जब समतल दर्पण में वस्तु को देखते हैं तो वो क्या होता है, आभासी होता है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो समतल दर्पण में होता है ना वो आभासी होता है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, यानी आगे अर्थात सामने रहता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु क्या होता है, दर्पण, जितना दूरी पर वस्तु होता है दर्पण से। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु होता है। फिर से आपको समझिए फिगर के माध्यम से, जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक है, इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। समझ में आ गया हमारा बात, हम ये बोल रहे जो आपको समझ आ गया। अब चलिए आगे देख लीजिए एक पॉइंट जो हम ये विशेषता पढ़ा रहे हैं और दर्पण के समतल दर्पण के उपयोग पढ़ा रहे थे, इससे पहले हमें पढ़ाना चाहिए, हमें छूट गया है, एक चीज नहीं बता पाए। देखिए क्या है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर चला जाता है। ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए, छूट गया है, तो इसको हम बतला देते। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देख लीजिए लिखा हुआ है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस हो जाता है। जब ये एक मान लेते हैं समतल दर्पण है, जब भी प्रकाश की किरण लंबवत आएगा, ठीक है, तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए कि समतल दर्पण में वस्तु उसी पथ पर कब लौट जाती है, तो जब वो लंबवत आएगा तो उसी पथ पर लौट जाएगा। तो उस टाइम यहाँ पर देख लीजिए ये आ रहा है ना, तो ये तो आपतित किरण हो जाएगा, ये जा रहा है तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा। यानी यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, यानी परावर्तन कोण का मान भी 0 और आपतन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, 0 यहाँ भी हो जाएगा। समझ में क्या है, वही बात फिगर में है बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे अगर मान लेते हैं कि ये लंबवत नहीं आता है, जब अगर ऐसे आता है तो ये ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लंबवत आता है तो उसी पथ पर क्या हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़े, यहाँ पर पढ़े हम समतल दर्पण के बारे में। अब समतल दर्पण का पाठ खत्म हो गया। अब हम बतलाए थे दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण था। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए यहाँ तक रहने देते, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।